हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS अकेडमी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 6 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले पार्ट तक हम लोगों ने चैप्टर 5 जो है, जो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि पर्यावरणीय प्रदूषण के ऊपर था, वो कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 6 को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो पार्ट 1 में इस टॉपिक को हम लोग आज लेके चलेंगे और काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है कंसिडरिंग द एनवायरमेंटल सिनेरियोज जो आज की डेट में चल रहे हैं उसको लेकर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, कंजम्पशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैज कॉज्ड मोर एनवायरमेंटल डैमेज देन एनी अदर ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, जो हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, उसके कंजम्पशन करने की वजह से, उसका यूज़ करने की वजह से एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लेड टू हाई कंसंट्रेशंस ऑफ हार्मफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। ये बात हमने जैसे पिछले लेक्चर में भी हम लोग बात कर रहे थे। फॉसिल फ्यूल्स मतलब आप मान लीजिए कि कोल को जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं। कोयला जलाने से क्या हो रहा है, पावर प्लांट में कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है ना, और उस कोयले को जलाने के बाद जो उससे हार्मफुल गैसेस निकलती है, हम लोगों ने स्पेसिफिकली बात की थी, सॉक्स फॉर्मेशन हो रहा था, यानी कि सल्फर के ऑक्साइड्स बन रहे थे, नॉक्स फॉर्मेशन हो रहा था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे थे। इससे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। ठीक, दिस हैज़ इन टर्न लेड टू मैनी एनवायरमेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड टुडे। इससे काफ़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। देयरफॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट। तो इसीलिए जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज मतलब कि इन रिन्यूएबल, जो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, उनके अलावा, ठीक है, उनके वैकल्पिक जो स्रोत हैं एनर्जी के, ऊर्जा के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुके हैं और वो रेलिवेंट भी आज की डेट में इसीलिए बन गए हैं क्योंकि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, या जिसको हम कन्वेंशनल सोर्सेज भी बोलते हैं, उनको यूज़ करने की वजह से काफ़ी सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? इज द एनर्जी दैट इज जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों से पाई जाती है और कंटिन्यूसली रिप्लेनिश होती है, यानी कि ये सच कभी भी खत्म नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा गया है सनलाइट। ठीक है, अब सनलाइट कभी खत्म तो होगी नहीं। ठीक, फिर जियोथर्मल हीट है। जियोथर्मल हीट बेसिकली आपके जो अर्थ के अंदर जो हीट होती है इन द फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हैं रॉक्स के अंदर जो हीट होती है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनोज है। ठीक है, वो सारी की सारी जो हीट वगैरह होती है उसका यूज करके। देन यू हैव द विंड एनर्जी। ठीक है, पवन ऊर्जा जिसको बोलते हैं, टाइडल एनर्जी। देन यू हैव द वाटर में हाइड्रो पावर जो होती है वो। ठीक है, और बाकी कुछ फॉर्म्स के बायोमास भी होते हैं। तो ये सारी की सारी जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट नहीं होंगी, दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड एंड कॉन्स्टेंटली रिन्यूड। ये रिन्यू होती रहती हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक, दे आर वायबल सोर्सेज ऑफ क्लीन लिमिटलेस एनर्जी। पहली बात तो यह है क्लीन है, उसके बाद लिमिटलेस है। क्यों? क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं होगी। ठीक है, एमिशन ज़्यादा नहीं करती है, कॉजेज लेस एमिशन, एंड आर अवेलेबल लोकली, और ये लोकली अवेलेबल भी रहती है। द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ग्रेटली रिड्यूसेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉल्यूशन विज़ावी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से जो पॉल्यूशन होते हैं उसके कंपैरिजन में रिन्यूएबल एनर्जी का अगर हम यूज करते हैं तो पॉल्यूशन क्या हो जाएगा? काफी कम हो जाएगा। विज़ावी का मतलब होता है इन कंपैरिजन टू। ठीक है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तुलना के यूज के तुलना में एंड रिन्यूएबल एनर्जी को अगर हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो जो पॉल्यूशंस हैं वो काफी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक, मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर फेयरली नॉन पॉल्यूटिंग एंड कंसिडर्ड क्लीन। इसमें से ज्यादातर जो है, मोस्ट जो है वो कैसे हैं? दे आर नॉन पॉल्यूटिंग, यानी कि उनमें से पॉल्यूशन नहीं होता है और उनको क्लीन समझा जाता है, साफ सुथरा समझा जाता है। लेकिन बायोमास एक इस तरीके का रिन्यूएबल सोर्स है जो मेजर कंट्रीब्यूटर है इंडोर पॉल्यूशन का। ठीक है, बायोमास अभी क्या होता है देखते हैं। ठीक है ना, ये आप बात समझ जाइए कि बायोमास हालांकि एक रिन्यूएबल सोर्स है, लेकिन फिर भी वो एक, उससे पॉल्यूशन होता है। ठीक,
इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले देख लीजिए सोलर एनर्जी क्या होती है। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द सन, ये तो नाम से ही क्लियर है, ठीक है। हाइडल एनर्जी होती है डिराइव फ्रॉम वाटर। बायोमास होती है एनर्जी डिराइव फ्रॉम फायरवुड, एनिमल डंग, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड क्रॉप्स रेसिड्यू व्हेन इट इज बर्न्ड। यानी कि घरों में आपको पता होगा, जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं रूरल एरियाज की, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पर आपने देखा होगा काउ डंग वगैरह का यूज जो है वो एज अ फ्यूल किया जाता है, फायरवुड का यूज एज अ फ्यूल किया जाता है, तो वो बायोमास है, ठीक है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि काउ डंग को अगर जलाया जा रहा है या फायरवुड को अगर जलाया जा रहा है तो उससे पॉल्यूशन जो है वो होगा। और बेसिकली किस तरीके का पॉल्यूशन होगा, जो इंडोर पॉल्यूशन है, क्योंकि घर में जैसे गांव में होते हैं कि घरों में चूल्हा वगैरह होता है, ठीक है ना, जिसमें ये जो आपका काउ डंग है या जो फायरवुड है उसका यूज़ किया जाता है, तो वो इंडोर होगा, ठीक है। जो घर में ऐसा छोटा सा रसोई वाला एरिया होगा वहाँ पर बना होगा चूल्हा, ठीक है ना, तो वहाँ पर बेसिकली फिर ये चीज़ की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है, इंडोर पॉल्यूशन वहाँ पर हो सकता है। इसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी। ये क्या है, दैट इज एनर्जी फ्रॉम दी हॉट ड्राई रॉक्स, मैग्मा जो होता है वो, हॉट वाटर स्प्रिंग्स, नेचुरल गीजर्स, इन सब से जो एनर्जी आएगी, यानी कि अर्थ के अंदर से, क्योंकि जियो का मतलब होता है फ्रॉम दी अर्थ, ठीक है। अर्थ से जो हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी मिलेगी, ये वो है। देन वी हैव दी ओशन थर्मल एनर्जी, जो कि आपको वेव्स के फॉर्म में मिल सकती है और फिर टाइडल वेव्स के फॉर्म में भी मिल सकती है, यानी कि जो नेचुरल वेव्स होती हैं वो और टाइडल वेव्स, ठीक। इसके बाद को जनरेशन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फ्यूल, यानी कि एक फ्यूल से अगर हम दो तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज को जनरेशन। एंड फ्यूल सेल्स आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड एज क्लीनर एनर्जी सोर्स। फ्यूल सेल्स आप लोगों ने पहले सुना होगा, अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ वगैरह में काफ़ी था, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स वगैरह बनाने की बात की जा रही थी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजीज हैं जिनका यूज़ मतलब अभी चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, बट हालांकि कुछ इसमें से जो है वो काफ़ी महंगी है, जैसे कि फ्यूल सेल्स वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। और इंडिया में अगर आप बात करें तो जैसे जियोथर्मल एनर्जी है, तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप एज सच नहीं है, ठीक है। इंडिया में सोलर एनर्जी का जो है स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए उसी को लेकर हम लोग आगे आज डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम देखते हैं इनके सोर्सेज क्या क्या है। प्राइमरी सोर्सेज रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर है, सोलर सन से आएगा, ठीक है। विंड आपका जो हवा चल रही है, विंड चल रही है, उससे आएगा। जियोथर्मल आपके जो अर्थ के अंदर जो हीट है उससे आएगी, तो ये प्राइमरी सोर्सेज हो गए। सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, दे आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटेड थ्रू द कन्वर्जन ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, तो ये बेसिकली एनर्जी के सोर्सेज हैं, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट है सेट अप स्केल्ड द टारगेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू 175 गीगावाट बाय द ईयर 2022, ठीक है। 2022 तक ये टारगेट रखा गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी है उसको कितना बढ़ा दिया जाएगा, 175 गीगावाट, ठीक है। जिसमें से 100 गीगावाट जो है वो सोलर से आएगी, 60 गीगावाट जो है वो विंड से आएगी, 10 गीगावाट जो है वो बायो पावर से आएगी और 5 गीगावाट जो है वो स्मॉल हाइड्रो पावर से आएगी, ठीक। इसके बाद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं 2019 और 2020 में लगभग 6083 मेगावाट के जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो ऐड हुई है, ठीक है। जिससे हमारा जो क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड आरई यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो 84.39 गीगावाट हो गई है एज ऑन नवंबर 2019, ठीक है। आप लोगों की बुक में, अगर आप लोग साथ में ये बुक भी फॉलो कर रहे हैं जो शंकर IAS एनवायरमेंट की बुक है, तो उसमें ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, ठीक है। मैंने ये लेटेस्ट डेटा यहाँ पर यूज़ किया है, नवंबर 2019 तक का डेटा है। 84.39 गीगावाट यहाँ पर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड हो चुकी है, ठीक है। और उस 84.39 गीगावाट में से अगर हम बात करें तो 37.28 गीगावाट जो है वो विंड है, 32.52 जो है वो सोलर है, 9.94 जो है वो बायो पावर है एंड 4.65 जो है वो स्मॉल हाइड्रो है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको पाई चार्ट के हेल्प से भी दिखाया गया है, यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ का अगर आप नोट डाउन करें तो जो 100 गीगावाट, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 175 गीगावाट की बात की जा रही है और अभी हम लगभग 84 के आसपास है, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग हम 50% के आसपास ही है अभी इस पे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 100 पावर जो है वो गीगावाट से बात की गई है, तो वो भी अभी हम काफ़ी नीचे है, दैट इज 32 के आसपास है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 10 गीगावाट बायो पावर से है, ठीक है। तो 10 से तो ये लगभग ये बायो पावर के आसपास हम आ चुके हैं। गीगावाट आपके 5 गीगावाट सोलर स्मॉल हाइड्रो पावर है, स्मॉल हाइड्रो पावर में भी हम लगभग 4.65 लगभग आ चुके हैं। विंड में आप देखिए 60 गीगावाट का टारगेट है, तो 37.28 अभी हम लोग हैं, यानी कि अभी काफ़ी नीचे है, 50% के आसपास। लेकिन सोलर का जो टारगेट है हमारा 100 गीगावाट का, उसके अभी हम काफ़ी नीचे है, अभी हम अराउंड 33% के आसपास ही उसके पहुंच पाए हैं, ठीक है। 1/3 से भी नीचे है, ठीक है। एट प्रेजेंट
41.68 गीगावाट के जो कैपेसिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो वेरियस स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, और 18.68 गीगावाट के जो कैपेसिटी प्रोजेक्ट्स हैं दे आर अंडर वेरियस स्टेजेस ऑफ बिडिंग। इनकी अभी बिडिंग वगैरह जो है वो चल रही है। ठीक है, तो ये करंट सिनेरियो है आपका टोटल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इंडिया में। ठीक है, थोड़ा सा डेटा को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, और बुक में जो डेटा दिया है वो थोड़ा सा पुराना है, इसके कंपैरिजन में मैंने थोड़ा सा ये अपडेटेड डेटा आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली एक एक करके सारे के सारे जितने भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उन लोगों के, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज हम सोलर एनर्जी को लेकर, और सोलर एनर्जी का जो डिस्कशन है वो आज हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज नेचुरली ब्लेस्ड विद लॉन्ग डेज एंड प्लेंटी ऑफ सनशाइन। ठीक है, इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, ठीक है, ट्रॉपिकल कह सकते हैं आप, क्योंकि इंडिया लगभग आपका जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया से पास होता है। ठीक है, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है, तो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और आप कह सकते हैं कि इंडिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में है। तो यहाँ फिर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो दिन है वो लंबे होते हैं एज कम्पेयर टू दी एरियाज विच आर नियर टू दी पोल्स, यानी कि जो साउथ पोल के नीचे की तरफ को है या जो नॉर्थ पोल के पास जो जगह है, ठीक है, एक्सट्रीम नॉर्थ और साउथ में, उनके कंपेयर में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है दिन काफ़ी लंबे होते हैं। ठीक है, और प्लेंटी ऑफ सनशाइन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दो तरीके से हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं सनलाइट से। कैसे? सबसे पहले तो है आपके एक तरीके से कह सकते हैं डायरेक्ट टेक्नोलॉजी है ये, दैट इज पीवी होती है, फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, फोटोवोल्टाइक सेल का यूज करके डायरेक्ट सनलाइट को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। सोलर थर्मल में क्या होता है, इसमें एक सोलर कलेक्टर का यूज किया जाता है, हैज अ मिरर्ड सरफेस। इसमें एक मिरर्ड सरफेस होता है जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है ऑन टू अ रिसीवर दैट हीट्स अप द लिक्विड। ठीक है, और इस लिक्विड जो हीट हो रहा है उससे स्टीम बनती है और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक ये रफ सा ऐसे डायग्राम दिखाने की कोशिश की है कि देखिए सन है, यहाँ से सन से क्या हो रहा है कि इस तरीके की सनलाइट आ रही है। ठीक है, अलग अलग जगह जा रही है, ये यहाँ पर लाइट को ट्रैप कर रहा है, ये यहाँ पर हीट को ट्रैप कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से आपकी जो है थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि सोलर थर्मल है ये, और दिस इज सोलर पीवी यानी कि सोलर फोटोवोल्टाइक है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट आपकी सनलाइट जो है, डायरेक्ट सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और जो हमारा सोलर थर्मल है उसमें क्या होगा कि सनलाइट आएगी, ठीक, सनलाइट से आपकी हीट आएगी। ठीक है, हीट से आपका क्या है कि जैसे कोई भी लिक्विड वगैरह यहाँ पर होगा, अगर हम वाटर ही मान लें तो वाटर विल गेट कन्वर्टेड टू स्टीम। ठीक है, और उस स्टीम जो होगी, जो स्टीम प्रोड्यूस हुई है वो स्टीम का यूज करके फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट मेथड हो गया, और डायरेक्ट मेथड आपका जो है दैट इज दिस वन, कि डायरेक्ट सनलाइट से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है यूजिंग द सोलर पीवी या फिर सोलर फोटोवोल्टाइक। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। सोलर पैनल्स आर अटैच्ड टू एन एल्यूमिनियम माउंटिंग सिस्टम। ठीक है, एल्यूमिनियम माउंटिंग सिस्टम होता है, इसके ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल्स आर मेड अप ऑफ एटलीस्ट 2 सेमीकंडक्टर लेयर्स। इसमें 2 सेमीकंडक्टर लेयर होती है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक में नेगेटिव चार्ज होता है। एज अ पीवी सेल इज एक्सपोज टू सनलाइट, फोटोन्स आर रिफ्लेक्टेड। फोटोन्स बेसिकली आपके जो सन से आते हैं वो है, ठीक है, पास राइट थ्रू और एब्जॉर्ब बाय द सोलर सेल, ये इससे एक्सपोज होते हैं। When enough photons are absorbed by the negative layer of the photovoltaic cell, मैंने बताया आपको 2 लेयर होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जब इनफ फोटोन्स जो है, पर्याप्त फोटोन्स जो है वो नेगेटिव लेयर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो नेगेटिव सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी फ्रीड अप। ठीक है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव लेयर की तरफ को माइग्रेट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होंगे और उससे एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक, तो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होने से क्या है, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होने से इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो है मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करेंगे। और जब ये 2 लेयर्स यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर है दे आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल लोड, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द सर्किट क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब वो मान लीजिए आपने उसके जो, जैसे यहाँ पर अगर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें बीच में पोटेंशियल करंट क्रिएट हो रहा है, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने मान लीजिए बीच में एक बल्ब लगा दिया, तो इस बल्ब को अगर आप इससे जोड़ेंगे तो क्या होगा, दिस बल्ब विल ग्लो अप। ठीक है, ये बल्ब जो है जल जाएगा। ठीक, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसमें ध्यान ये रखने वाली बात है कि जो पावर जनरेट होती है वो डीसी होती है, दैट इज डायरेक्ट करंट, और उसको ऑल्टरनेट करंट में यानी कि एसी में कन्वर्ट किया जाता है इन्वर्टर्स का यूज करके। ध्यान रखना है, जो हमारे घरों में बिजली आती है दैट इज नॉट अ डीसी करंट। ठीक है, वो एसी करंट होता है। ठीक, और जनरली आपने कभी कभी इन्वर्टर्स वगैरह आप लोगों के घर में अगर होंगे तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी
कि मतलब एक कॉमन फिनोमेना है कि अगर इन्वर्टर आप लोग यूज़ करते हैं घरों में, जब लाइट जाती है तब उसका यूज़ करा जाता है एज अ पावर बैकअप, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही लाइट जाती है, अगर आपके घर में पंखा वगैरह अगर चल रहा है तो इन्वर्टर जैसे ही वो चलेगा तो उसमें उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, थोड़ा सा आवाज़ करने लगता है, ठीक है। मतलब पुराने अगर किसी के घर में पंखे वगैरह हैं तो वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं, आज की डेट में जो थोड़ा सा नए आए हैं उनकी थोड़ा सा आवाज़ वगैरह कम हो गई है, लेकिन फिर भी करते हैं, ठीक है। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो वो घरों में इन्वर्टर्स यूज होते हैं दैट प्रोड्यूसेस दी डीसी करंट, वो डीसी करंट का प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे घरों में जो जनरली बिजली आती है जिसके अकॉर्डिंग, मतलब जिसके हिसाब से सारे के सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज या कंपोनेंट्स हैं जो डिजाइन किए जाते हैं, दे आर द एसी करंट, ठीक, यानी कि अल्टरनेट करंट वो होता है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। देन वी हैव दी नेक्स्ट टाइप दैट इज योर कंसंट्रेटेड सोलर पावर या फिर सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, इट यूटिलाइजेज द फोकस सनलाइट एंड कन्वर्टेड इनटू हाई टेम्परेचर हीट, ठीक है, ये इसको हाई टेम्परेचर हीट में कन्वर्ट करेगा। दैट हीट इज देन चैनल्ड थ्रू अ कन्वेंशनल जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वही मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताया कि उसमें क्या होगा कि वो किसी फ्लूइड, जो आपका पानी, मतलब कोई भी फ्लूइड है, कोई भी ऑयल हो सकता है, कोई भी आपका वाटर वगैरह हो सकता है, उसको गर्म किया जाएगा उस सन की हीट से, ठीक है, और वो गर्मी करके स्टीम प्रोड्यूस होगा और फिर उसके थ्रू जो है बेसिकली पूरा का पूरा जो टरबाइन वगैरह का यूज करके फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। तो एक इनडायरेक्ट मेथड है। सोलर कलेक्टर्स जो है दे कैप्चर एंड कंसंट्रेट सनलाइट टू हीट अ फ्लूइड विच इन टर्न जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। देयर आर सेवरल वेरिएशंस इन द शेप ऑफ कलेक्टर्स, ठीक है, जो कलेक्टर्स होते हैं उनके घरों में, मतलब उनका जो शेप है वो काफी ज्यादा उसमें वेरिएशंस होता है। मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है दे आर द पैराबोलिक ट्रफ, ठीक है। पैराबोलिक ट्रफ की अगर मैं बात करूं, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल यहां पर इसका और देना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने घर में अपने जो आपके छतों में जो डिश वगैरह लगी होती है ना, जैसे कि जो आपके टीवी वगैरह होते हैं, जितने भी है, टाटा स्काई है या जितने भी इस तरीके के एयरटेल टीवी है, वीडियोकॉन, डीटीएच है, जो भी है, मतलब ठीक है, आई एम नॉट गोइंग बाय द ब्रांड, ठीक है, उसका मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। जो वो डिश का शेप होता है वो आप जाके अगर देखेंगे, अगर आप लोगों ने कभी बहुत गौर से देखा है, जानने की कोशिश की है, तो वो एक पैराबोलिक ट्रफ है, वो कोई सर्कुलर डिस्क नहीं होती, ठीक है ना, और उसका शेप कोई ऐसा ही शेप नहीं बनाया जाता है, एक पैराबोलिक ट्रफ होता है। और उसमें अगर आप जो लोगों ने अगर ध्यान दिया हो कि जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल तौर पर बताने की कोशिश करूं, ये अगर वो पैराबोलिक ट्रफ है तो उसका जो बीच में जहां पर वो मेन पॉइंट होता है, जहां पर से कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, वो बेसिकली पैराबोला का फोकस होता है। उससे क्या होता है कि जितना भी यहां पर जितने भी सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे, ठीक है, वो सारा का सारा उसको डायरेक्ट कर देगा टूवर्ड्स दिस फोकस, ठीक है। क्योंकि ये मैं आपको एग्जांपल यहां पर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आपने ये सोलर कलेक्टर्स के जो पैराबोलिक ट्रफ है या जो सोलर कलेक्टर होते हैं इस तरीके के वो ना देखे हो, लेकिन ये जो फिनोमेना है, ये जो डिश वाला फिनोमेना है जो मैं आपको घर में बता रहा हूँ कि टाटा स्काई वगैरह लगी होती है, ये तो आजकल बहुत कॉमन है, ठीक है। अगर आप लोगों के घर में नहीं भी है, अगर आप लोग केबल कनेक्शन, वायर्ड कनेक्शन यूज करते हैं, तो फिर भी आप लोगों ने मतलब देखा होगा, ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है। आजकल अगर आप छत में चले जाएं अपने घर के तो आपको दिख जाएगी, 2-4 डिश तो दिख ही जाएंगे, है ना। तो इसीलिए वो जो होता है दैट इज अ पैराबोलिक शेप। और वो पैराबोलिक शेप क्यों बनाया जाता है? वो इसीलिए बनाया जाता है कि उसका जो बीच का पॉइंट होता है, जहां पर वो जो मेन पॉइंट होता है, जहां पर सारे कनेक्शन जुड़े होते हैं, वो एक उसका फोकस है। यानी कि जैसे ही इसके ऊपर कोई भी सिग्नल अगर आएगा, ठीक है, तो वो सारा का सारा कहां उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, टुवर्ड्स इट्स फोकस। तो ध्यान रखना है। इसीलिए कभी कभी आप लोगों ने, पुराने जमाने में खैर जनरली होता था, अब तो खैर नहीं होता, जब वो बड़ी वाली डिश होती थी, कि वहां पर आप जो बीच का पोर्शन था उसको कभी कभी हिलाते थे, ठीक है ना। वो इसीलिए हिलाया जाता था सो दैट कभी अगर मान लीजिए आपका शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया है और प्रॉपर उसमें जो आपके सिग्नल्स आ रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉपरली अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहे हैं टुवर्ड्स द फोकस, तो उसके लिए किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, वो पैराबोलिक ट्रफ होता है और उसका यही फायदा है, ठीक है ना, वो कोई सर्कुलर नहीं है, ठीक, इसी को ध्यान रखिएगा। पैराबोलिक ट्रफ क्या करता है? ऑफ द पावर प्लांट्स यूज अ कर्व्ड मिरर ट्रफ विच रिफ्लेक्ट्स द डायरेक्ट solar radiation onto a glass tube containing a fluid, and the fluid gets heated owing to the concentrated solar radiation, and the hot steam generated is used to rotate the turbine to generate electricity। वही मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्या होता है, ठीक है ना, कि वो उसके ऊपर कंसंट्रेटेड हीट आएगी, सनलाइट आएगी, तो उससे गर्म होगा, वो सारा का सारा जो गर्मी है उसको कंसंट्रेट कर देगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा टूवर्ड्स द, कहाँ पर, उसको एक ग्लास ट्यूब में जिसमें फ्लूइड होगा, और वो फ्लूइड क्या होगा, उससे गर्म हो जाएगा, ठीक है। फ्लूइड गर्म होगा तो फ्लूइड की स्टीम बनेगी, और फ्लूइड की अगर स्टीम बनेगी तो फिर वो उससे टरबाइन वगैरह चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, ठीक। यहां पर भी ध्यान यही रखना है कि डीसी करंट प्रोड्यूस होता है और इसको हम लोग एसी में कन्वर्ट करते हैं बाय द यूज ऑफ इन्वर्टर्स, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी इन इंडिया की, इंडिया में सोलर एनर्जी का पोटेंशियल कितना है, तो अबाउट 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर ऑफ पर ईयर एनर्जी इज इंसिडेंट ओवर इंडियाज लैंड एरिया
with most parts receiving 4 to 7 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर डे। ठीक है, ये तो है सोलर पोटेंशियल, यानी कि आप कह सकते हैं कि कितना सोलर रेडिएशन इंडिया के ऊपर पड़ रहा है, या इसको एक टर्म हम और भी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन की कितनी इंटेंसिटी से आ रही है। ठीक है, हेंस बोथ टेक्नोलॉजी रूट्स दैट इज सोलर थर्मल एंड सोलर फोटोवोल्टाइक फॉर कन्वर्जन ऑफ सोलर रेडिएशन इनटू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन इफेक्टिवली बी हार्नेस्ड, प्रोवाइडिंग ह्यूज स्केलेबिलिटी फॉर सोलर पावर इन इंडिया। क्योंकि यहाँ पर सोलर इंसिडेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना, सोलर इंसुलेशन की कोई कमी नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग जो है दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, सोलर थर्मल के केस में भी और सोलर फोटोवोल्टाइक के केस में भी। ठीक है, द स्टेट्स विद वेरी हाई सोलर रेडिएशन कौन कौन सी है जहां पर सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है, जो है राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात, पार्ट्स ऑफ लद्दाख रीजन, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ये है काफी ज्यादा जहां पर आपको देखने को मिलेंगी कि सोलर रेडिएशन काफी ज्यादा रहती है। इसके बाद अगर हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करते हैं तो द करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सोलर इन ग्रिड कनेक्टेड पावर अक्रॉस 28.2 गीगावाट एज ऑन 2019 एज पर MNRE एस्टिमेट्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसके 2019 के एस्टिमेट के आधार पर जो हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 28.2 हो चुकी है। ठीक है, द मेजर इनिशिएटिव कॉल्ड नेशनल सोलर मिशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स स्टेट गवर्नमेंट्स। एक नेशनल सोलर मिशन बनाया गया था। वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द मिशन इज टू मेक India a global leader in solar energy, and the mission envisages an installed solar generation capacity of 100 गीगावाट। ठीक है, रिवाइज टारगेट है 100 गीगावाट का, उसको लेकर यहां पर बात की जा रही है और 28.2 गीगावाट के आसपास जो है वो इंस्टॉल कर ली गई है। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बना था दैट इज नोन एज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज लॉन्च्ड एट द COP21 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी, मतलब इसको बेसिकली पार्टीज की मीटिंग बोला जाता है, ऑफ द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस ऑन 30 नवंबर 2015, तब ये लॉन्च हुआ था एज अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन अमंग 121 सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज लाइंग फुल्ली और पार्शली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो जो लोग हमारे ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, वो मुझे बताएंगे कि यहां पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ही क्यों दिया गया है। ठीक है, कि ऐसे कंट्रीज को इसमें इंक्लूड करने की बात की गई है या उनको सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज बोला गया है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में फुल्ली या पार्शली लाए करते हैं। ठीक, द अलायंस इज डेडिकेटेड टू एड्रेस स्पेशल एनर्जी नीड्स ऑफ ISA मेंबर कंट्रीज। ठीक है, जो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर कंट्रीज होंगे, उनकी जो एनर्जी नीड्स है यानी कि जो ऊर्जा की जरूरतें हैं उसको एड्रेस करने के लिए ये अलायंस डेडिकेटेड है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन दैट इज IASPA। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि 121 सोलर, इसमें 121 पार्टीज हैं, 121 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, तो एक ध्यान रखिएगा कि ये UN के बाद सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इन दी ग्वाल पहाड़ी इन गुरुग्राम इंडिया। ठीक है, इंडिया में गुरुग्राम जो है, ठीक है, जिसका नाम पहले गुड़गांव हुआ करता था, अब नाम चेंज होकर गुरुग्राम हो गया है, हरियाणा में। ठीक है, वहां एक जगह है दैट इज नोन एज ग्वाल पहाड़ी, वहां पर एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है, वही इसका सेक्रेटेरिएट है। ठीक, इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ले ISA की, तो वो क्या है, टू फोर्स डाउन प्राइसेस बाय ड्राइविंग डिमांड, टू ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन इन सोलर टेक्नोलॉजीज एंड टू फोस्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये इस तरीके के पॉइंट्स वगैरह जो रहते हैं वो आप लोग याद कर लिया कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में UPSC इस तरीके की चीजें जो है वो जनरली कभी कभार पूछ लेता है कि ऑब्जेक्टिव्स इनमें से कौन से हैं या कौन से नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर कॉइंड द टर्म्स न्यू टर्म सूर्यपुत्र फॉर ऑल द नेशंस which fall between Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn and which have been invited to join the alliance। ठीक है, इन कंट्रीज को यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करती है, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में, इनको सूर्य पुत्र का नाम दिया गया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे मोदी जी, उन्होंने इस नाम को दिया था। ठीक है, द अदर टर्म यूज फॉर दीज कंट्रीज इज सनशाइन कंट्रीज, इनको सनशाइन कंट्रीज बोला जाता है। इसके बाद एक IESS 2047 है, दैट इज India Energy Security Scenarios 2047 calculator which has been launched by India to explore the potential of future energy scenarios for India। तो आप लोगों से ये सवाल पूछा जा सकता है कि IESS 2047 क्या है। ठीक है, क्योंकि UPSC में आपने अगर पेपर वगैरह देखा हो प्रीवियस ईयर्स, तो वहां पर जनरली इस तरीके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके टर्म्स जैसे न्यूज में होता है, इसको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा
कि IESS 2047 रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, दैट इज इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियोस 2047। ये एक कैलकुलेटर है जो लॉन्च किया गया है कि इंडिया का जो फ्यूचर एनर्जी सिनेरियोस का है उसका पोटेंशियल कितना है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये एक कैलकुलेटर लॉन्च किया गया, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स है रिगार्डिंग द सोलर एनर्जी, वो क्या है। सबसे पहला तो ये आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ये नोडल एजेंसी है टू टैकल इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। दूसरा नेशनल सोलर मिशन है, इज अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रमोट इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ग्रोथ while addressing इंडियाज न्यू एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज। इसके बाद इरेडा है, दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये एक NBFC है, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ दिस मिनिस्ट्री फॉर प्रोवाइडिंग टर्म लोन्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स। तो यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी या फिर एनर्जी एफिशिएंसी के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको ये क्या देता है, उनको ये टर्म लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर अलायंस वही है जहां पर ISA का सेक्रेटेरिएट है गुरुग्राम में, is created as an autonomous institution under Ministry of New and Renewable Energy, is apex body for R&D। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक apex body है, ठीक है। Establishment of solar parks and ultra major solar power project and enhancing grid connectivity infrastructure, ठीक है। सोलर पार्क्स वगैरह बनाने की बात की गई है, अल्ट्रा मेजर सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई है। ये अल्ट्रा मेजर सोलर पावर प्रोजेक्ट वो होते हैं जिनकी कैपेसिटी एटलीस्ट 500 मेगावाट होती है वो, ठीक है। इसके बाद प्रमोशन ऑफ कैनाल बैंक एंड कैनाल टैंक सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो कैनाल्स वगैरह होती है, यानी कि जो नहर वगैरह होती है उसके ऊपर भी इस तरीके के सोलर पार्क्स वगैरह या सोलर पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो स्टैब्लिश किए जाते हैं, सो दैट की जगह को क्या किया जा सके, थोड़ा सा यूटिलाइजेशन किया जा सके। अब कैनाल के ऊपर आप करेंगे क्या और, ठीक है ना, बाकी उसके ऊपर कोई और सच कंस्ट्रक्शन तो कर नहीं सकते, तो वहां पर ये चीज जो है वो बना दी जाती है। इसके बाद सस्टेनेबल रूफटॉप इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज सृष्टि स्कीम टू प्रमोट रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। एक ये और प्रोजेक्ट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सृष्टि क्या है, तो ध्यान रखेंगे ये एक सस्टेनेबल रूफटॉप इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोलर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया है, ठीक। इसके बाद सूर्य मित्र एक प्रोग्राम है टू प्रिपेयर क्वालिफाइड वर्कफोर्स, बेसिकली स्किल इंडिया का जो डेवलपमेंट है, स्किल इंडिया प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत ये सूर्य मित्र प्रोग्राम लाया गया है। इसके बाद है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन फॉर लार्ज एनर्जी कंज्यूमर कस्टमर्स, जो ज्यादा एनर्जी का कंज्यूमर है, यानी कि जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं उनके लिए रिन्यूएबल एनर्जी को परचेज करने का ऑब्लिगेशन बनाया गया है, ठीक है ना। इसके बाद अगला है नेशनल ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, दीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू योर रिन्यूएबल एनर्जी ओनली, ठीक है। इन चीजों को आप थोड़ा सा नोट डाउन करके रखेंगे सो दैट कि कभी भी अगर एग्जाम वगैरह में इस तरह के कुछ पॉइंट्स आते हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है, या अगर ये टर्म्स भी कभी आप लोगों से पूछे जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा बहुत किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इसको हम लोग इतना ही रखेंगे। इसका जो अगला टॉपिक रहेगा दैट विल बी अबाउट द विंड एनर्जी, उसको लेकर हम इस लेक्चर को, इस टॉपिक को जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं अपने कोई भी डाउट्स। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज क्विजेस भी वहां पर आप लोगों के लिए बहुत जल्द अपडेट कर दिए जाएंगे। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।